निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो इससे निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं। अगर सीटेट सिलेबस की चर्चा की जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यानी जो भी समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट है वो, तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। और सामने में देखने को मिलेगा आपको 5 अंक, यानी इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 को लेके कि एक वीडियो में बनाना असंभव है, यानी बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें। तो इसे हमने 4 सेगमेंट में बांटा है, यानी 4 वीडियोज इसके आएंगे। पहला जो वीडियोज होगा, यानी जो आज वाला वीडियो है, वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा पे आधारित है। और आपको हम बताते चले कि जो भी वीडियोज होंगे उसमें सबसे पहले आपका कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है, यानी जो भी आपका कंसेप्ट है उसको पढ़ाया जाता है। फिर उससे संबंधित प्रश्न हम लेके आते हैं कि पहले आप उसका कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या कहा जाता है उसे समझ लीजिए, क्या है वो उसे समझ लीजिए। फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे लेकर आते हैं, ताकि सीटेट में उस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आराम से आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और हमेशा आपसे कहते हैं कि जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसके जवाब आप जरूर दें, ताकि ये पता चल सके कि आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा होगा आपने तो दोबारा उस वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कितने वीडियोस आ रहे हैं, कि टोटल 4 वीडियोस हैं। पहला जो वीडियोस होगा, जो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो हो जाएगा 1 नंबर, और ये केवल चर्चा करेंगे हम समावेशी शिक्षा के अवधारणा के बारे में। दूसरा जो वीडियोस होगा वो होगा हमारा गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। छोटा सा टॉपिक है, कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, फिर उससे संबंधित जो भी 10-15 क्वेश्चन है उसे लेकर आएंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र आपके क्लासरूम में आ जाते हैं, यानी जहां आप क्लास लेते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सभी को पढ़ाना है, वो वंचित वर्ग से हो या प्रतिभाशाली हो, मेधावी हो, सृजनशील हो, सभी को आपको पढ़ाना ही है। यानी एक साथ एक छत के नीचे सभी को पढ़ाना है, यही समावेशी शिक्षा कहलाता है एक लाइन में। यानी हर तरह के बच्चे को आपको पढ़ाना है। तो उसी में हो सकता है कि ऐसे छात्र आ जाएं जो वंचित वर्ग से हो, यानी उन्हें अवसर नहीं मिला है। उन छात्रों के साथ किस तरीके का आप व्यवहार करेंगे, क्या करेंगे, शिक्षण में किस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, उससे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो इस तरह के जो भी प्रश्न है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे अधिगम संबंधित समस्याएं। आप जानते हैं कि अधिगम अक्षमता से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। टॉपिक यहीं से उठाया जाता है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जानेंगे कि अधिगम में कौन कौन सी अक्षमताएं होती हैं, फिर उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक इसी में हैं, कुछ सारा चीज़ इसमें देखेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं चौथे वीडियोस के बारे में, जिसमें मेधावी, सृजनशील। मेधावी से संबंधित देखा जाए तो शायद ही कोई एक प्रश्न होगा जो बैक में होगा। 2014 के बाद मुझे पेपर 1 और पेपर 2 में ये शब्द नहीं मिला है। लेकिन सृजनशील से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रतिभाशाली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से 30-35 के करीब में क्वेश्चन रहेंगे, मेरे ख्याल से 20 से ऊपर ही होगा। आज का वीडियो जो है 20 क्वेश्चन प्लस है, तो 20 क्वेश्चन है ही। तो ये वीडियो भी मतलब अच्छे खासे प्रश्न पूछेंगे। ये भी वीडियो लंबा होगा, इसमें भी 10-15 प्रश्न है, यानी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये देखा जाए कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो पहले वीडियोस का जो हमारा हेडिंग है या टॉपिक का नाम है वो केवल समावेशी शिक्षा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, समावेशी शिक्षक के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगातार जो आपके वीडियोस आएंगे उसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ उसी तरीके से चल भी रहा है। और ये पेपर 1 के लिए भी है, पेपर 2 के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये सीटेट के लिए ही बनाया जा रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक शब्द देख लेते हैं। नकारात्मक शब्द हमने नहीं डाला। जो भी नेगेटिव वर्ड होते हैं ना वो जानते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए दंड वगैरह, जो भी ये शब्द हैं, मारना पीटना, दंड वगैरह देना, ये नेगेटिव शब्द है, सब में एक ही लगभग रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सकारात्मक शब्द, सक्रिय शब्द जो देखना है आपको उसे टिक करना है।
समावेशी शिक्षा मिले, वो भी लगभग सही ही होते हैं, उसे टिक करना है, एक दो अपवाद लेकिन जरूर मिल जाएंगे। को वाक्यों को जो भी प्रश्न पूछा है तो उसे आराम से ध्यान से देखिए, फिर उस परिस्थिति के अनुसार ऑप्शन को चीज कीजिए। अवसर वाले जो शब्द होते हैं ना, वो भी इसमें पॉजिटिव वर्ड है, यानी अवसर देखना है, ऑप्शन में है, उसे देख के आपको टिक करना है। अब अवसर शब्द मिल जाए या सक्रिय शब्द मिल जाए, वहां पे हतोत्साहित देते। एक तो उत्साहित शब्द होता है जो पॉजिटिव हो गया, हतोत्साहित यानी सक्रिय को रोक रहा है या अवसर को रोक रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। को ध्यान से अच्छे से ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना है। चलिए अब हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा यानी सामान्य बालक प्लस विशेष आवश्यकता वाले बालक को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इसे और ही सरल शब्दों में से आपको बता देते हैं, समावेशी शिक्षा है क्या। दुनिया का कोई भी बच्चा, उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो सामान्य बच्चे के साथ एक विद्यालय के छत के नीचे पढ़ता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये आया कंसेप्ट आया क्यों, कैसे आया? जैसे आपने प्रकृति को देखा है, प्रकृति मान लीजिए पृथ्वी आपने देखा, पृथ्वी के अंदर सारे तरह के जीव जंतु, सारे तरह के मनुष्य रहते हैं, कोई भेदभाव आपने होते हुए देखा है? जब ठंडा यहाँ लगता, मान लीजिए जिस पर्यावरण में है, जिस एटमॉस्फेयर में है, वहां जब ठंड लगेगा, जिस तरह का नेचर वहां का व्यवहार कर रहा, सभी को ठंड लगेगा। अगर दिन उजाला हुआ, सभी को उजाला हुआ। इसी कंसेप्ट को समझ के इसको लाया गया कि जब पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, सभी को समान रूप से देखती है, तो हम ही सभी बच्चों को समान रूप से देखेंगे। वो वंचित वर्ग से आए हो, चाहे उनको किसी तरह का दिक्कत हो, वो सामान्य बच्चे के साथ ही पढ़ेंगे। हाँ, उन्हें जिस चीज का जरूरत है वो चीज हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि दिक्कत उनको क्यों ना हो, दिक्कत नहीं हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चे को कम दिखता है, चाहे मान लीजिए कि दूर बैठा हुआ है और उसको कम दिखता है, को जहां से उससे अच्छे तरीके से दिखे वहां बैठा देंगे। को जो भी असुविधा है, उस असुविधा को दूर करते हुए सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। आई बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यही चीज यहां लिखा गया, अर्थात वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सम्मान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना, बस यही है। क्यों लाया गया? क्योंकि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए। इतिहास कहने का मतलब ये समावेशी शिक्षा कैसे आया, स्टार्टिंग से कैसे आया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1990 की। थाईलैंड में एक विश्व सम्मेलन हुआ और इस जो जगह था वो था, शहर जो यहाँ का था, जोमेशियन विश्व सम्मेलन हुआ था। इसमें टोटल जो लगभग देश भाग लिए थे वो लगभग 50 देश थे। और इसका देखा जाए तो यहाँ पे दो कंसेप्ट बाहर निकल के आए, यानी जो सम्मेलन हुआ उसमें सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हो, और दूसरा सभी यानी बच्चा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो। ये जो सम्मेलन हुआ था, तो पहला कंसेप्ट यहीं से आया था। और दूसरा जो कंसेप्ट आया था, जो फाइनल कंसेप्ट एक बार कहा जा सकता है या समावेशी शिक्षा का नींव कहा जा सकता है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो जून 1994 में स्पेन में ये सलमानका विश्व सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 92 देश भाग लिए थे, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लिए थे। तो यहाँ देखा जाए तो समावेशी शिक्षा का एक कहा जाए नींव पड़ा था। विषय था इसका विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता एवं समता का। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, ये कंसेप्ट वहां से बाहर निकल के आया, यानी सभी को समान
बालकों के साथ, यानी किसी भी तरह का विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं तो क्या है, सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। वो आपका प्रतिभाशाली हो चाहे कोई भी हो, सामान्य बालकों के साथ, या किसी भी तरह का विकलांगता है चाहे किसी भी तरह का दिक्कत है उन्हें, फिर भी वो सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। यानी एक ही विद्यालय एक ही छत के नीचे उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। अभी तक यही क्लियर हुआ है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी जो इतिहास था को एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहता है, एनसीएफ क्या कहता है, और आगे पढ़ेंगे जो आरटी 2009 है उसके संदर्भ में क्या है कि एनसीईआरटी किसी भी बालक को धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना, एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, अर्थात सभी को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। एक लाइन में सभी को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। वैसे देखा जाए तो समावेशी शिक्षा के अन्य जो परिभाषा हो सकता है, यदि बच्चे सामाजिक रूप से या बुद्धिमत्ता रूप से या भाषाई रूप से या लैंगिक रूप से या भावनात्मक रूप से या जाति से भिन्न है, या बालकों के विभिन्न प्रकार जैसे पिछड़ा हुआ बालक, मंद बुद्धि वाला बालक इत्यादि से है, फिर भी यदि इन सभी प्रकार के बालकों को एक विद्यालय में एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के शिक्षा दिया जाता है तो वो शिक्षा क्या कहलाएगा, को समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्लियर हो गया होगा कि किसी भी तरह का बच्चा हो, एक ही छत के नीचे सामान्य बालक के साथ पढ़ता है, वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। किसी भी तरह का दिक्कत हो, वो दिक्कत भले ही दूर करेंगे लेकिन वो सामान्य बालक के साथ पढ़ेगा। इसके साथ ये भी कह सकते हैं असमर्थ, यानी असामान्य बालक कह सकते हैं। असामान्य बालक भी सामान्य बालक के साथ पढ़ता है तो उसे क्या कह सकते हैं, समावेशी शिक्षा कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे में समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य क्या हो सकता है, तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, समता एवं समान अवसर, ये एक सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, का समावेशी शिक्षा का है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, समता एवं समान अवसर, यानी सभी को समान रूप से देखना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। तो यही समता और समान अवसर के सिद्धांत पे आधारित है। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को, जो भी आप व्यवस्था रखें, जो भी व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बनाना। ऐसा मत कर दीजिएगा कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बना दे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है ना, उसको बच्चे के अनुरूप बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। ये लागू किया गया था कब, कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है पूरे भारत में। कुछ शिक्षा और जम्मू कश्मीर वगैरह के छोड़ के उसमें नहीं हुआ था। चलिए यहां बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं को जो 6 से 14 वर्ष के हों उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रदान करता है। यानी इस अधिनियम के अनुसार जो भी बालक किसी भी जाति के हों, उन बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष के हों उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। 6 से कितना वर्ष, 14 वर्ष। और ये किसके लिए, एक सामान्य बालकों के लिए है। दिव्यांग के लिए 18 वर्ष है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने डाल दिया है। और ये पूछा भी गया है सीटेट में कि 6 से 18 वर्ष किसके लिए, एक दिव्यांग के लिए है। इनको मुफ्त में आपका अनिवार्य मतलब क्या, मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो 6 से 18 वर्ष किसके लिए है, निःशुल्क मतलब मुफ्त में। तो ये क्या हो गया, 6 से 18 वर्ष दिव्यांग के लिए। और दिव्यांग का जब चर्चा हो रहा है कि दिव्यांग के बारे में कुछ और जान लेते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यू कब लागू हुआ था, 2016 वर्ष में। सबसे पहले ये पीडब्ल्यूडी जो आया था ना, तो ये 1995 में आया था। और टोटल यहाँ पे 7 तरह के डिसेबिलिटी की चर्चा की गई थी। लेकिन अगर आरपीडब्ल्यूडी की बात की जाए, आर शब्द लग गया है, आरपीडब्ल्यूडी की बात किया जाए तो इसका लागू वर्ष है, यानी जब संशोधन हुआ तो 2016 में हुआ। और ये क्या कहला है, आरपीडब्ल्यूडी। और इसमें देखा जाए तो और 14, पहले 7 था, अब और 14 जुट गई, यानी टोटल 21 डिसेबिलिटी को ये मतलब बताया जाता है, मतलब माना गया है। टोटल 21 डिसेबिलिटी को यहाँ पे
माना गया है। और मुझे लगता है कि ये बस यही यहाँ का इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, तब इससे संबंधित हम जब मतलब अक्षमता वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे प्रश्न लेके आएंगे विशेष कि इसको किस नाम से जानते हैं, अन्य चीज़ें जो छूट जा रहा है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे डिसेबिलिटी का जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे 2-3 लाइन लिख के लेते आएंगे आपके लिए। तो यहाँ इसलिए जरूरी था कि आप 6 से 14 वर्ष और 6 से 18 वर्ष में कंफ्यूज नहीं हो जाए। कुछ 6 से 14 वर्ष किसके लिए, तो जो भी सामान्य दिव्यांग को छोड़ के सभी के लिए, और दिव्यांग के लिए 6 से 18 वर्ष है। अब यहाँ से चलते हैं, यह अधिनियम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यानी जिसे इंग्लिश में आरटी, शॉर्ट फॉर्म में आरटी के नाम से जानते हैं, 2009, तो इस अधिनियम समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। किसका वकालत करता है, तो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। इस अधिनियम में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे आधारित है। किस पे है, अब देखिए यहाँ पे अधिकार का बात किया गया, यानी इन्हें 6 से 14 वर्ष या 18 वर्ष इनको अधिकार है, मतलब इनको अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य शिक्षा के रूप में दिया जाए। तो इसलिए पहला शब्द इन्होंने क्या जोड़ा, अधिकार जोड़ा है। दूसरा आधारित, अधिकार आधारित है, यानी एक तरह से अधिकार उन्हें दे दिया गया, आधारित है। और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी ये किस लिए, क्योंकि एक तरह से मानवता ये कर रहे हैं कि इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ पढ़ाना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता है, जो भी इंडिविजुअल जो नीड्स है, उसकी पूर्ति की जा सके। ये समावेशी शिक्षा में इस तरह का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसीलिए इसे कहा गया है कि जो भी व्यवस्था है बच्चे के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है। मुझे लग रहा है कि आप क्लियर समझ रहे होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षक या शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं पॉइंट 1 से। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। किस रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से। सक्रिय शब्द आ गया, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। किसको, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। जो भी विशिष्ट शैक्षिक योजना है उसको, जो भी इसके प्लान्स है उसको। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए, पूछा जाए समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यही है, विशिष्ट शैक्षिक योजना। चलिए बात करते हैं अगला, दूसरा पॉइंट। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका या शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अब देखिए दूसरा शब्द मिला आपको, ऑप्शन, यानी प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना, यानी जो भी उसका अपना संभावना, जो उसको चाहिए, जो उसका नीड्स है, उसको प्राप्त करने का उसे क्या मिले, अवसर मिले। अवसर नहीं दीजिएगा तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्षमता है। यानी कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो वंचित वर्ग का, इसे कुछ आता ही नहीं है, ये कैसे सीख पाएगा, इसको तो अच्छे से दिखता नहीं है, ये तो मंदबुद्धि है। मतलब बहुत सारे डिसेबिलिटी वगैरह सारे बच्चे आएंगे। अब उसको देख के ये मत सोच लीजिएगा कि सीखने की इसमें क्षमता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये विश्वास रखिएगा, विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में, शिक्षक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास करने प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार, अपनी जो भी योग्यता है, शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे, आपने कहानियां सुना होगा, अपराजिता वगैरह का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते भी, मतलब शरीर से चाहे और भी चीज़ें से प्रॉब्लम्स होते हुए भी उन्होंने पताका फहराया, यानी बहुत सारी चीज़ें पाया है। तो आप क्यों नहीं पा सकते। वैसे भी सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से लग गया। कितना मेहनत करते हैं आप। मैं 11-12 बजे, अभी 12 बज रहा है ना, 12 बजे रात को मैं बना रहा हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे, पहले मैं सोच रहा था एक ही वीडियो में डालो, फिर सोचा 2 वीडियो में बना, फिर 3, इसी के चक्कर में ना इतना सारे हैं। अभी सृजनशीलता के लिए मैंने क्वेश्चन अलग से नहीं किया। तो ये मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं। आप कितना मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है?
सीटेट आपको क्वालिफाई होना है। कितना एनसीईआरटी का चैप्टर आपने पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे। एनसीईआरटी, ईवीएस वगैरह, ईवीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, ईवीएस आपने कितना पढ़ा है, या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस एंड मैथ का, साइंस का कितना आपने लेसन पढ़ा है, मैथ का कितना लेसन पढ़ा है, और आपका अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस 10 बुक है टोटल, कितना आपने लेसन उसका पढ़ा है, और किस मतलब आपका ज्योग्राफी या सिविक्स या आपका हिस्ट्री में से कौन से बुक को आपने कितना पढ़ा है, कितना मेहनत कर रहे हैं आप अपने लिए। देखिए वीडियोस देखने से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजी में क्लियर कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी वो बहुत सीटेट से लड़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाना 10 बुक बहुत मुश्किल है। हाँ, ईवीएस मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ईवीएस मैंने इससे पहले भी वीडियोस में पढ़ा है, और फिर से कुछ अपडेट करना है उसमें, अपडेट करके फिर से मैं उसे पढ़ा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं जोड़ूंगा भी उसे, देखने में मजा आएगा। चलिए, हम यहाँ थे, बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। वैसे भी सुबह में बहुत सारा वर्क भी है, क्लास वगैरह भी है, स्कूल है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे योग्यताओं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता। आप में भी वो क्षमता है सीटेट को क्रैक करने का, निश्चित रूप से क्षमता है, बस आप पहचान नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं आप। चलिए, अगला जो पॉइंट है 4 नंबर, एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए अवसर मिला ना, अब प्रत्येक पॉइंट में देखेंगे ना तो वो छुपा होगा, सक्रिय अवसर, मतलब निगेटिव जाएगा ना पॉजिटिव जाएगा। अब ये देखिए समावेशी कक्षा में हर बच्चे में, यानी प्रत्येक बच्चे में सामर्थ्य की अधिकतम करने के लिए, जो भी उसका सामर्थ्य है ना उसको अधिकतम, उसको बढ़ाने के लिए, जो भी सामर्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और पूरा हो सके। आई बात समझ में? मैं चाहता हूं आपसे, मैं क्वेश्चन क्यों लेके आता हूं उससे संबंधित, क्योंकि मैं पढ़ा दूं और उससे संबंधित क्वेश्चन जितने हैं 2014 से 19 तक के, 21 तक के जितने प्रश्न वो मैं करा दूं, ताकि जितना सामर्थ्य हो सके उतना मैं अधिकतम दूं, उतना तेजी से आप पढ़ें। हमेशा मैं एनसीईआरटी की बात क्यों करता हूं, हमेशा आपको नेगलेक्ट क्यों करता हूं, हमेशा क्यों आप पे जोर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सामर्थ्य बढ़े, आप पास हों। चलिए, अगला और लास्ट पॉइंट है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को इस प्रकार बता सकता है या संबोधित कर सकता है। यानी हो सकता है विशेष योग्यता वर्ग वाले या अधिगमकर्ताओं यानी सीखने वाले की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित कर सकता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करके। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यानी मान लीजिए कि किसी भी बच्चे को क्या देखना है, को उसके जो भी सीखने के सशक्त पक्ष है ना, यानी जो उसके पॉजिटिव पक्ष है वो, और जो कमजोरी है उसको, उसके विश्लेषण के आधार पे विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। जो भी उसके विशिष्ट अधिगम है, जो भी उसके विशिष्ट सीखने के उद्देश्य हैं, उसको क्या करना, विकसित करना, उसको बढ़ाना। देखिए पॉजिटिव लाइन लगा, पॉजिटिव लाइन देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम और समवयस्क और हम उम्र के बारे में। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखने की सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किस रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए? सक्रिय रूप से। सक्रिय शब्द देखिए, टिक कीजिए। जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ सके, यानी सभी को लेके चलना है कि उसका स्वीकार्यता, जाहिर सी बात है, बढ़ सके। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का, ये सहयोगात्मक अधिगम जो है ना, ये वाइगोस्टकी वगैरह बहुत ज्यादा लेके चलते हैं, उन्हीं के साथ समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। सहयोगात्मक शिक्षण के बारे में वो बात करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ भी सक्रिय, वहाँ भी सक्रिय, सक्रिय रूप से। और एक तरह से कहा जाए कि उसे स्वीकार करने से संबंधित ऑप्शन आएगा, उसे टिक कीजिएगा। यानी नेगेटिव पॉइंट मत ढूंढिएगा, पॉजिटिव ढूंढिएगा, सही हो जाएगा। अधिगम के सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री, जब भी सामग्री आएगा तो प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अधिगम यानी सीखने का सार्वभौमिक संरचना से क्या मतलब है कि अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री
प्रदान करना, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करना, क्योंकि विविध अधिगमकर्ता आपके पास आते हैं, सुगम स्वरूपों में लाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करना होता है, जिसे हम अधिगम की सार्वभौमिक संरचना कहते हैं। यहाँ मानवतावादी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक ये संरचना है, क्योंकि जो चीजें कमी है वो सामग्री उन्हें प्रदान कर रहा है। शिक्षण से ही संबंधित, ऐसा नहीं कि कुछ और, शिक्षण अधिगम से ही। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता है। पहला, विशेष आवश्यकता वाले बालक। दूसरा, मानसिक रूप से, अगर मानसिक दृष्टि से वंचित बालक है, शारीरिक से है, तंत्रिका दोष से है, विकासात्मक दृष्टि से पीछे हैं, आदि की दृष्टि से अधिगम से वंचित बालक को यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता है। सभी तरह के बालक हैं, लेकिन समझ लीजिए एक लाइन में, नकारात्मक अभिवृत्ति, बड़े भाई, जैसे मैं बड़े भाई को शिक्षा बड़ा भाई क्या है कि शिक्षा प्रदान कर लिया फिर भी उसको जॉब नहीं मिला, छोटा भाई क्या सोचता है, उसके अंदर नकारात्मक अभिवृत्ति आ जाती है। अभिवृत्ति मतलब एक तरह से कहा जाए नजरिया आ जाता है उसके अंतर्गत कि वो तो पढ़ा ही लेकिन उसको तो जॉब मिला ही नहीं, तो ये नकारात्मक हो गया। तो इन सारे को दूर करना चाहिए, को वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त है चौथा, पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े, यानी पाठ्यक्रम मंद बुद्धि वाले पाठ्यक्रम में पीछे हो गए हैं, उनको अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक, इसे समझ लीजिएगा। अनुपयुक्त योजनाओं के, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाता है और अनुपयुक्त योजना है, यानी उसके कारण किसी को दिक्कत हो जाता है। जैसे किसी जनजाति को दिक्कत हो जाता, हो सकता है वो जनजाति जहाँ पहले था वहाँ बगल में स्कूल था वहाँ जाता था, लेकिन वहाँ पे कोई योजना चला और वो जनजाति कहीं आदिवासी वगैरह जो भी है किसी अन्य जगह पे चले गए। इस पर फिल्म वगैरह बहुत सारी चीज़ बने हुए हैं, तो अन्य जगह पे चले जाते हैं, वहाँ स्कूल वगैरह नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या हो सकता है, तो वहाँ विद्यालय नहीं है, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता है। अगला है बौद्धिक विभिन्नता के कारण पिछड़े बालक, और सहज रूप में देखा जाए एक मंद बुद्धि। इसके अतिरिक्त है मनोसामाजिक कारणों से पिछड़े, समाज के कारण या मानसिक रूप से पिछड़े बालक। विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक, जैसे घुमक्कड़ जो होते हैं उनके बालक वगैरह, यानी आज यहाँ है कल वहाँ चले गए फिर वहाँ चले गए, तो वो सारी चीज़ कहाँ जाते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को सामान्य मानसिक विकास हेतु, माने सभी का एक समान होना चाहिए विकास, सामाजिक एकीकरण हेतु, एक हिसाब से सामाजिक मतलब मान लीजिए कि सभी बच्चों को एक समान देखना चाहिए, समाज में सभी को समान स्थान मिलना चाहिए, उस तरह की शिक्षा देना चाहिए, ये सारे के लिए। शैक्षिक एकीकरण हेतु, समानता यानी भेदभाव नहीं के अनुपालन करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए, यानी जो दूरी है किसी भी लिंग वगैरह किसी भी चीज़ में दूरी है उसे मिटाने के लिए। अगला जो है पॉइंट है वो है समावेशी शिक्षा का विचारधारा। समावेशी शिक्षा का विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, या सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। एक लाइन में सभी बच्चे एक स्कूल में एक छत के नीचे पढ़ते हैं, वही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वही विशिष्ट शिक्षा योजना, जो इससे पहले हमने कहा था, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, जिसे IEP के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त है अधिगम का सार्वभौमिक संरचना, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तत्पर अधिगम सार्वभौमिक संरचना से। 2 बार हमने लिख दिया ताकि आपको समझ में रहे, याद रहे। अब आते हैं प्रश्नों पे। अब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हम चाहेंगे कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में सबसे पहले दें। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या मूलाधार है ये आपको बताना है। नीचे से चलते हैं और ऑप्शन काटेंगे इसमें, और जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके अभी जितना पढ़ाया गया वो समझ में आ गया। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के, देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रत्येक बच्चे शब्द यूज किया है, फिर भी ये गलत कैसे कि निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। अब जब यहाँ मानक जब शब्द आ जाता है ना कि इसे हटा देते हैं, और मानक जब हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो एक समान तरीके से उन्हें पढ़ाएंगे, चाहे एक समान तरीके से गतिविधि वगैरह होगा, एक समान तरीके से कुछ भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें दिक्कत होगा। यह ठीक है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय। जब समावेशी शिक्षा का चर्चा कर रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं कि सभी किसी भी तरह का बच्चा हो, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ेगा, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया दृष्टि, ये सारी चीज का चर्चा तो हमने नहीं किया ऊपर में कि उनको दया दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कभी भी सहानुभूति दया देने की जरूरत नहीं है। जो सुविधा है, जो उनका प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स दूर कर दीजिए, ताकि अगर उनको स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं दे रहा तो उन्हें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। कोई दया दृष्टि नहीं करना, नहीं को हो जाएगा ना, वो दया के चक्कर में रहेगा, फिर उनका विकास संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया ना, गलत हो गया। जो बच गया करेक्ट आंसर, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ये पॉइंट हमने लिखा भी था, और जिन्होंने भी एक का एक दिया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िए ताकि करेक्ट आंसर अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? जाहिर सी बात है आपने कमेंट सेक्शन में सही लिखा होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 लिखा है बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा। बाकी सब तो नहीं है, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा, और ये जो शिक्षा है वो बिल्कुल नहीं है। ये क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसी के अंतर्गत सहयोगात्मक शिक्षा मतलब एक सहयोग का भावना होता है, लेकिन समावेशी एक ऐसा, मतलब कुछ लोग सहयोगात्मक शिक्षा के बारे में ऊपर चर्चा किए हैं तो उसको देख के टिक मत कर दीजिएगा। समावेशी शिक्षा ही कहता है कि सभी एक छत के नीचे बैठें, पढ़ें, कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, 50 बार मैंने बताया, आपने कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से सही आंसर दिया होगा, वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। देख रहे हैं कैसे करेक्ट आंसर चला है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे तो धैर्य रखिए। तो ये आंसर पता चल गया, इसको समझा नहीं रहा हूँ कौन क्या क्या है, बस क्लियर है, साथ साथ पढ़ेंगे तो वही होगा ही। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी उत्तर दिया है व्यवस्था या बच्चे, यानी पहले व्यवस्था फिर बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों, यानी जो भी बच्चे हैं उनके अनुरूप बदलना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? बाबू किसकी वकालत, जल्दी बताइए। समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही। तेजी से करेंगे क्योंकि बहुत आसान से सवाल है कुछ। डैश डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा आ गया, कौन सा हो जाएगा? समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमने बताया था विशिष्ट शैक्षिक योजना जो है उसे याद कर लीजिए, और इसे अंग्रेजी में भी बताया, सारा चीज हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तैयार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित ऐसे ही ऑप्शन नेगेटिव होता है, तो ये जो बच गया सक्रिय रूप से तैयार करना। सक्रिय शब्द पॉजिटिव देखा, टिक किया, आगे बढ़े। सक्रिय और अवसर मिलेगा, टिक करना, आगे बढ़ना है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और ये देखा जाए तो आर्टिस 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो केवल समावेशी शिक्षा से ही संबंधित पूछे गए हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, क्योंकि एक तरह का अधिकार दे दिया जाता है निःशुल्क शिक्षा वगैरह का, तो ये अधिकार आधारित और मानवतावादी के परिप्रेक्ष्य में है। और साथ में ये समावेशी शिक्षा अवधारणा किस पे आधारित है? इसी पे है, क्योंकि ये मानवता आधारित परिप्रेक्ष्य पे ही है, मानवता आधारित, कि ये कहा गया कि सभी को एक अधिकार होना चाहिए सामान्य विद्यालय में पढ़ना, यानी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना सभी को। जैसे एक प्रकृति ने अधिकार सभी को दिया है कि जीव मंडल जो आपका है, जो जीवन चल रहा है, जो पृथ्वी है, इस पे आपको आराम से रहना है, बैठना है, खाना उठना, किसी को रोक टोक नहीं है। उसी तरीके से इसी अधिकार के अनुसार समावेशी शिक्षा का अवधारणा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश डैश पर जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए?
तो ऑप्शन पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। सामाजिक पहचान के आधार पर। अब सामाजिक अलगाव, छात्रों के अलगाव, अलगाव शब्द देखा है निगेटिव हो गया ना, अलगाव वगैरह नहीं करना। अविभेदी या समरूप निर्देश, यानी समरूप हो गया, ऑप्शन गलत। प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों, ये भी ऑप्शन गलत है। जो बच गया वो करेक्ट आंसर है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर देकर टिक किया, आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ हमने पढ़ाया भी है। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे में सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो जितना सामर्थ्य है ना उसको अधिकतम कर सके। इस तरह का अवसर दे, अवसर देगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यहाँ पे एक अवसर मिला, देखा, टिक किया। अब 2-3 ऑप्शन नीचे में पढ़ लीजिए। एक माता पिता का व्यवसाय, व्यवसाय वगैरह को तो हटाइए। एक सुनिश्चित करना कि शिक्षिका मानक निर्देश का पालन, निर्देश दे रही है। अब निर्देश देने वाला मानक और निर्देश, ये पिछले वीडियोस में भी हमने ऑप्शन दिखाया था, काट के हटा दीजिए। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। अब देखिए ऑप्शन 1 और 2 में आपको कन्फ्यूजन होगा कौन सही होगा। एक तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे, यानी जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों को अपनी संभावना को, जो भी उनकी संभावना, जो भी उनका नीड्स है उसको प्राप्त करने का अवसर मिले, सबसे करेक्ट है। दूसरा क्या है, कोई यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया तो यही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा ही पढ़ लीजिए। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा, योजना तो आप बनाएंगे लेकिन प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, समान गति से आगे बढ़े। तो ये ठीक है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसका निगेटिव इसलिए नहीं बताएंगे, कहीं और जगह आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। एक प्रत्येक बच्चा समान गति से तो आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी सोच के रखिए, क्योंकि कोई तेजी से सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिला। अवसर वाले जो मिलेंगे ना बिल्कुल सही होंगे, सबसे महत्वपूर्ण वही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? पहला, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा देने की, अब देखिए शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, सब में क्षमता है, सबका विकास हो सकता है, पहला ऑप्शन गया। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन कर अधिकार प्राप्त है, ये को बिल्कुल सही हो गया। उन्हें पृथक करने, अलग करने वाला ऑप्शन गलत। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, या भी ये केवल के कारण ये गलत। यहाँ पे समावेशी मतलब क्या हुआ, एक तरह से एक साथ मिलाना, एकजुट करना। समावेशी मतलब सबको समान लेकर चलना, एकजुट करना, एक्वायर करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक छत के नीचे एक विद्यालय के अंदर पढ़ाना। बस इसी से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अब शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्न है के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन 1, घर पर माता पिता देखभाल करने वाले उन्हें आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराएं, हटिए। कोई माता पिता का हमने चर्चा किया है, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय का हमने चर्चा किया, हमने तो कहा एक ही छत के नीचे पढ़ाओ ना बाबू। व्यवसायिक केंद्र जो है ये हट गया, कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र वगैरह के बारे में चर्चा नहीं किया। जो बच के देखना है करेक्ट आंसर करना है। आप देख रहे हैं समावेशी शिक्षा पढ़ा दिए तो कोई लग रहा है कि छूटेगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनके व्यक्तिगत, जो भी उनके व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको पूर्ति किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना केवल तभी, अब देखिए पहला ऑप्शन केवल तभी, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, हटा दो। जब भी केवल वगैरह शब्द मिले उसको देखना है, हटा देना। सक्रिय रूप से निरुत्साहित, मतलब एक होता है हतोत्साहित, दूसरा निरुत्साहित, दोनों एक ही जैसा है, दोनों हटा दीजिए। प्रतियोगिता का भी जब चर्चा करें प्रतियोगिता वगैरह नहीं कराना है, द्वंद्व पैदा होता है, ये भी हट गया। इसके अतिरिक्त चौथा ऑप्शन देखते हैं, सक्रिय के कारण, ये सक्रिय को प्रोत्साहन देने के कारण सक्रिय शब्द हमने बोला देख के टिक करना है, तो वो टिक हो गया। लेकिन चौथा भी पढ़ लेते, क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग के कारण ये ऑप्शन गलत। डिवाइड नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, खत्म। चलिए, समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? जाहिर सी बात है, आपका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। जिनका भी एक है बिल्कुल सही है, समता और समान अवसर, सभी को समान तरीके से देखना, आपको समान अवसर प्रदान करना, अवसर देकर टिक किया, आगे बढ़ेंगे। निगेटिव होगा कमेंट टिक कर दीजिएगा। सीबीएसई वाले देखेंगे तो ऐसा डाल देंगे कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगा।
चलिए अगला जो प्रश्न है वो है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। आवश्यकता के कारण ये गलत। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार के बारे के कारण ये गलत, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है। ये 2 बार हमने पॉइंट लिखा है। जिन्होंने भी उत्तर दिया कमेंट में 3 नंबर बिल्कुल से अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से संबंधित है। शिक्षण के सार्वभौमिक से नहीं, मानववादी दृष्टिकोण से नहीं है, यह अधिगम के सार्वभौमिक संरचना से संबंधित है। सीखने के सार्वभौमिक संरचना से ये संबंधित है। 15 का हो जाएगा 3। 16 नंबर क्वेश्चन, टोटल 20 है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो इसका देखा जाए तो क्या हो सकता है, सक्रिय रूप से हतोत्साहित के कारण ये कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये गलत। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत। जो बच गया करेक्ट आंसर, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। कुछ करना ही नहीं है, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही, जो भी जा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और है। अब आसान लग रहा है, इसका मतलब छोड़ के मत जाइएगा, 3 क्वेश्चन में साथ दीजिए मेरा भी। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बताते चले कि सारे सीटेट के प्रश्न है, अपने मन से मैंने प्रश्न नहीं डाला, सारे प्रीवियस ईयर में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समावेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमने अभी पढ़ाया है, आप जानते भी होंगे। मानकीकृत परीक्षण वगैरह का चर्चा किया, प्रतियोगिता वगैरह तो ऐसे ही गलत होता है। एक रूप समावेशी में एक रूप का कारण ये गलत हो गया। जो बच गया करेक्ट आंसर विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना, इसे याद कर लीजिएगा हिंदी में। अंग्रेजी में हमने टॉपिक में आपको लिखाया भी है। 18 नंबर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। नीचे से चलते हैं। केवल प्रतिभाशाली, कट गया। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के वर्गीकृत वगैरह के कारण ये गलत हो गया। देखिए केवल देख रहे हैं, काट रहे हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं को प्रति दया सहानुभूति के कारण ये गलत। अब देखिए तीनों गलत हो गए। दया सहानुभूति हमको नहीं करना है, वर्गीकृत हमें नहीं करना है, और केवल शब्द हमको देख के काट देना है, यानी केवल वाला नहीं करना है। तो ये तीनों कट गया। जो बच गया करेक्ट आंसर। जब विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, यानी सब में क्षमता है, प्रत्येक बच्चे में क्षमता होता है सीखने का। 19 नंबर क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर पे गए नहीं कि 3 कट जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की, यानी सीखने वालों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। पहला है आकलन के पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास रटने वगैरह। पेपर पेंसिल टेस्ट सबसे खराब होता है, सीमित कर देता है आकलन को, इसके लिए ये गलत। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए निर्देश वगैरह, ऑप्शन गलत। इसके बाद अगला है अत्यधिक ऐसे ही शब्द गलत होता है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, अब बाकी उत्तर देख के लिख लेना, यही सब ऑप्शन के का। देखिए नकल भी लगा है। जो भी ऑप्शन है ना, ये निगेटिव वर्ड में केवल देखना और काटना। आपको लग रहा है कि मजा आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा क्या। अब देखिए 4 नंबर ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के, जो भी उनका सशक्त पक्ष है, जो भी उनका पॉजिटिव पक्ष है, जो भी उनका स्ट्रांग पक्ष है, उनका और कमजोरी जो वीक है, दोनों का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। जाहिर सी बात है, किसी मान लीजिए आप ही को मुझे पढ़ाना है, तो आपका मैं पॉजिटिव देख लेता हूँ, स्ट्रांग किस में है, आप कमजोर किस में है, फिर उसका विश्लेषण करके आपको उस तरह के अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कराऊँ। सीटेट आप क्वालिफाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जाहिर सी बात हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। बाकी सब आपको पता है कैसे कट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये वीडियो क्लोज हो जाएगा। हम चाहेंगे कि इसका उत्तर आप दे दें। अब देखिए इसमें ऑप्शन काटना होगा तो कैसे काटेंगे। एक तो कट जाएगा अलग अलग के कारण, दूसरा कट जाएगा पृथक करने और वैषयिक शिक्षण के कारण। अब ये क्यों कट जाएगा, बच्चों का क्षमताओं के आधार पर, जो भी अक्षमता है उसके आधार पर, उनकी समस्याओं को उन्हें नामांकित करना हो या वर्गीकृत करना हो, अलग अलग बांटना हो, तो ये क्या हो गया, कट गया। जो बच गया वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है बस। हिंदी क्लब पे यही होता है, पढ़ लीजिए, देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगर पढ़ा दिया गया, मुझे अभी तक आपको लगा है कि आपको कोई भी प्रश्न डिफिकल्ट लगा हो, 1 या 2 प्रश्न छोड़ के, और मेरे ख्याल से आपके 20 में 20 आ ही गए होंगे। तो अगले वीडियोस में मैं थक भी गया हूँ, 12-1 बज भी गया है रात का, तो अगले वीडियोस में हम वंचित वर्ग के प्रश्न कर लेते हैं, कुछ टॉपिक उससे संबंधित छोटा छोटा लिख देंगे। फिर उसके बाद अगले में
आपका जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको पढ़ लेंगे। फिर उसके अगले में प्रतिभाशाली और जो आपका मेधावी है, सृजन बच्चे हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टोटल 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे अगर वीडियोस देखना होगा तो अगर समय मिलेगा तो आपको अधिगम पढ़ाना, बाल विकास जो होता है बच्चों में जो विकास होता है वो अधिगम, विकास और आकलन हो गया। और एक और टॉपिक जो आपका महत्वपूर्ण है आकलन के अतिरिक्त, एक और टॉपिक है प्रेरणा, अभिप्रेरणा वगैरह। ये 4 टॉपिक और पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि सीटेट इससे बाहर प्रश्न पूछेगा। कुछ और हैं जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है, ये सारे कुछ हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2-3 प्रश्न लेके, चाहे पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, कभी कभी 1-2 प्रश्न इस सबसे आ जाते हैं। लेकिन जो 4 हमने अभी टॉपिक बताया और जो 3 ये पढ़ लेते हैं तो इससे सीटेट समझिए ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन रहेंगे तो वो उतना मतलब 27-28 ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। बाकी देख के भी टिक कर दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कहाँ से देंगे, वहीं से देंगे। बाकी सब आप जानते ही हैं बाकी टॉपिक। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।